चलिए कारक छूट गया था, डालिएगा हेडिंग संबंध कारक, हेडिंग डालिएगा, दिख रहा है वीडियो का उसमें सर वो हो चुका है संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक वही हमारी स्टाइल में कारक का नाम दिख रहा है उसमें बाबू, वो दिख रहा है सतारा के लिए कारक का नाम, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति। आज आपको जो रीजनिंग क्लास में जीएस बताए थे वहां से एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसटी के एग्जाम में फिक्स होता है। ये कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह, कारक में विशेष, कारक में विशेष के बाद कारक का उदाहरण, कारक का चिन्ह, कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण, आज थोड़ा फास्ट, कारक में विशेष, कारक में विशेष, सर कारक का नाम में क्या लिखेंगे? संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। एग्जाम के पहले क्वेश्चन के माध्यम से पूरी हिंदी एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे सर समास वगैरह फटाफट, अलंकार वगैरह मोटा मोटा सब। मैडम आपने डाला है पीसीएस का फॉर्म? पीसीएस नहीं डाला, कोई फॉर्म नहीं डाला है? तैयारी कब से करेंगे? शुरुआत किया गया, ग्रेजुएशन हुआ है, बीए में, बीएससी। कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति सर इसमें षष्ठी, कारक का चिन्ह का, की के, रा री रे, रा री रे, नानी ने, ना नी नी, नानी ने, का के, रा री रे, नानी ने। सर बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। कारक का अगर उदाहरण की बात करें तो कारक का उदाहरण हो जाएगा जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद की कहानी, तो बीच में क्या आया है? काया की, तो लिखें मुंशी, एग्जाम्पल में मुंशी प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद, चंद नहीं है चंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। सर इसमें एक बार देखिएगा, एक बार क्या है बोलिएगा? बात समझ में सर? अपना घर, उसमें क्या आएगा? ना, लिखेंगे अपना। अब सर ध्यान सुनेगा, विशेषण सर्वनाम के साथ कारक हमेशा जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं। आप विशेषण है, समझ पा रहे हैं? इसलिए अपना, अपना, माफ कीजिएगा, अपना नहीं होता, अपना, अपना घर, अपना घर, अपना घर। मेरा लड़का, मेरा
लड़का। इसमें तो ये क्या छुपा हुआ है? रा। असर्वनाम के साथ हमेशा कारक साथ में प्रयुक्त होते हैं। एक दो और लिख लें। चांदी की थाली, मेरी किताब, सर एग्जाम में होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे एक बात। एक यूपी ट्रिपल एसटी के एग्जाम में सवाल आया था, कारक में विशेष बात क्या है? संबंध कारक। कभी कभी वर्ड के साथ, वाक्य के साथ का, की, के, यानी जो संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, ये प्रयोग में तो लाए जाएंगे, लेकिन विकल्प में संबंध कारक ऑप्शन के तौर पर मौजूद नहीं होगा। तो चलो लिखें विशेष में। कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी संबंध कारक के चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह, कभी कभी संबंध कारक के चिन्ह वाक्य में, वाक्य में समाहित होंगे या सम्मिलित होंगे। वाक्य में सम्मिलित, वाक्य में सम्मिलित होंगे, हमारी भाषा में ऐसे लिखें, वाक्य में सम्मिलित होंगे, परंतु ऑप्शन में, ऑप्शन को हिंदी में क्या लिखें? परंतु विकल्प में, परंतु विकल्प में, परंतु विकल्प में संबंध कारक नहीं मिलेगा। परंतु विकल्प में संबंध कारक नहीं दिया जाएगा। संबंध कारक नहीं, नदी, संबंध कारक, संबंध कारक नहीं दिया जाएगा। संबंध कारक नहीं दिया जाएगा। तब उसके बाद सर विवरण चिन्ह लगा दीजिएगा। तब, तब क्या करेंगे? मतलब तब, तब जैसे एक एग्जाम्पल लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल, ताले की चाबी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ताले की चाबी, ताले की चाबी, ताले की चाबी, और ऑप्शन आपको दिया गया है कर्ता, करण, संप्रदान और अपद। कर्ता, पहला ऑप्शन ए है कर्ता, ये पेपर का सवाल है सर। ऑप्शन बी कर्ता, करण, ऑप्शन सी है संप्रदान, संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। अपादान, हाँ ध्यान से सुनिएगा सर हमारी बात। तो ये यूपी ट्रिपल एसटी का एक सवाल था कि ताले की चाबी में कौन सा कारक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, प्यारी बार सपोर्ट करें, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है ताले की चाबी, क्या लिखा हुआ है की, और ऑप्शन में होना क्या चाहिए था? संबंध कारक। क्या होना चाहिए था? बोलिए, संबंध कारक। लेकिन संबंध कारक ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कर्ता, सर ताले की चाबी का मतलब हुआ कर्ता के साथ क्या था? ने। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। तो ताले ने चाबी, ऐसी कोई बात ही नहीं बन पाएगी। सर करण का मतलब होता है से या के द्वारा, से, ताले से चाबी, कोई बात नहीं बन पाई। संप्रदान में बन जाएगी। संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए, तो ताले के लिए चाबी, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है? संप्रदान। क्लियर हो गया? इसके साथ फिर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ताले के लिए चाबी। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए, ताले के लिए चाबी, ताले के लिए, ताले के लिए चाबी। और ना तो ये होगा ना ये होगा। अपादान अलगाव के लिए होता है, अपादान से अलग होने, तो ताले से अलग चाबी नहीं, ताले के लिए चाबी।
एक क्वेश्चन और आया था यूपी ट्रिपल एससी में, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए सर। हमारी बात समझ रहे हैं ना, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला लिखिएगा, पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है। पर्वत का चढ़ना, हाँ सर दूसरा एग्जाम्पल, पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है। पर्वत का चढ़ना, पर्वत का चढ़ना, पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है। पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है। पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है। सर सारे वही ऑप्शन है, लिख लें एबीसीडी और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ऑप्शन और दे रहे हैं, अधिकरण है इसमें एक ऑप्शन। सर संबंध नहीं है ऑप्शन, नहीं समझ में आएगा। संबंध ऑप्शन में नहीं है, ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है सर कारण, ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी है अधिकरण। हाँ यही होगा सर, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल थे दोनों। अब आगे ऑप्शन कहने लिखिए सर, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, तो पर्वत ने चढ़ना कठिन होता है, गलत। संबंध ऑप्शन में नहीं था। पर्वत का चढ़ना बहुत कठिन होता है, इसका मतलब पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो मैं पर, भीतर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, बीच में, कौन सा होता है, अधिकरण कारक। क्लियर हो गया सर, ये चिन्ह है अधिकरण कारक के। मैं पर, भीतर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। तो अधिकरण में अगर इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। लिखना पड़ेगा पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि संबंध ऑप्शन में नहीं है। क्लियर हो गया तो संबंध करो सर, डिलीट कर दिया जाए तो सारी। अगला कारक, लास्ट कारक है, एक सीक्वेंस कल खराब बिगड़ गया था, क्लियर हो गया। लास्ट कारक है संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। संबोधन कारक सर एक टॉपिक है, आपको ना पढ़ाएंगे, आप हमारे चैनल से पढ़ लीजिएगा, काफी ठीक ठाक उसमें हमने पढ़ाया है। वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मतलब अनेकार्थी शब्द, यूपी ट्रिपल एससी में 2 सवाल फिक्स होते हैं, यानी एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं उसी को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची नहीं बोलना, जैसे द्विज का मतलब बहुत कुछ होता है, समझ पा रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो काफी ठीक ठाक मात्रा में देखा भी गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा सर, वो टॉपिक पढ़ाने से हम मुक्ति मिल जाएगी। समझ पा रहे, अनेकार्थी शब्द, जब एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, उसको सर पढ़ेंगे। नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद सर हम कारक, लिंग वचन कार्य कारक पढ़ाना था, हम लिंग पढ़ाएंगे, वचन पढ़ाएंगे, इसके बाद 2 टॉपिक और फिर रचना पढ़ाएंगे। चलिए, संबोधन कारक, वही सर अपना शुरू कर दीजिए आप लिखना। कारक का नाम, कारक का नाम सब लिखें उसे, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, सती जूस और क्या गंदा वाला जूस और कहीं रखे गए हैं सर, नहीं गए सर। चलिए, कारक का नाम, कारक का नाम, फिर कारक की विभक्ति, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह, इतना क्वेश्चन मतलब जो बन सकते हैं वो लिखवा रहे हैं। कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह के बाद कारक के लक्षण, तो उसमें लक्षण नहीं लिखवा दी क्या, चलिए कोई बात नहीं। कारक के लक्षण, कारक के लक्षण, कारक के लक्षण, फिर लिखेंगे कारक का उदाहरण। अच्छा, जो कैक का पद होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है ना, नहीं
कहे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के सलाह पर लिखे जाते हैं। हाँ 143 से 148 से 151, ठीक है। कहे की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, ठीक है। वो 6 साल तक या अधिकतम उम्र 65 वर्ष की, ठीक है। और उन पर महाभियोग लगा के हटाया जाता है। उनकी जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, 2.5 लाख लगभग। आगे देखिए, नहीं वो तो मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी 2,50,000। जो मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान देना, जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी है 2,80,000। जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2,80,000, ठीक है। जो न्यायाधीश होते हैं उनके 2.5 लाख। तो नियंत्रक की जो सैलरी होती है मुख्य न्यायाधीश की सैलरी बराबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी बराबर होती है, 2,50,000। देखिए कारक के लक्षण बहुत सही, शानदार, अच्छा करोगी। कारक के लक्षण में लिखेंगे, हाँ माफ कीजिएगा सर। कारक के लक्षण के बाद कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण। अब सर आंसर देना शुरू कर दें फटाफट। पहला क्या होता है कारक का नाम में? संबंध कारक, माफ कीजिएगा, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। सर कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अष्टमी, अष्टमी से। वो एक कारक सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, ये लास्ट कारक है संदीप बाबू। अष्टमी होती है, इसकी क्या होती है? अष्टमी। इसका कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसका ये अष्टमी लिख लें आप, अष्टमी। सप्तमी नहीं होती है, अष्टमी। कारक का चिन्ह हे, हाँ हे, हो, अरे, अबे, अबे भी का मिलेगा, हे, हो, अरे, पुकार। सर लास्ट में बीच में आपको एक दर देख लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इसकी बात? मतलब हे, हो, अरे, अबे, 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 अहो जी, अहो, अहो अजी, अहो अजी। ये जनरली पेपर में मिल जाता है, अब ट्रेंड बदल चुका है सर। अहो ऐसे लिखेगा, अहो, अहो अजी, अहो अजी, ऐसे लिखिए ये, अहो अजी। समझ गए ना? ये कारक के चिन्ह, अहो अजी। कारक के लक्षण में लिखें, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, तुझको पुकारूं मैं अरनवीज। जिस संज्ञा को पुकारा जाए, हाँ हाँ, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, ये लक्षण है। जिस संज्ञा को पुकारा जाए, यानी यहाँ पर पुकारने की बात होगी। बहुत सिंपल है, पेपर में नहीं आता जैसे। जिस संज्ञा को पुकारा जाए, वो वर्ड याद रखेंगे। हाँ जी अर्जुन जी, आगे देखिएगा, लिखेंगे जैसे हे तुम क्या कर रहे हो, हे तुम क्या कर रहे हो, अरे राधा भाग गई, हे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे लिखेंगे सर। देखिए हे विस्मयात्मक लक्षण, हे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, हे तुम क्या कर रहे हो। अरे राधा भाग गई, ये पूछा गया सवाल है। कभी भाग गए होंगे तो किस नाते बोले होंगे, अरे राधा, अरे राधा भाग गई, अरे राधा भाग गई, अरे अभय तुम कहाँ हो, अरे अभय, अरे अभय, अरे अभय, अरे अभय तुम कहाँ हो। हाँ सर, पुकारेंगे तो सर आश्चर्य की बात हो रही है। बिल्कुल
एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जहाँ गड़बड़ कर देते हैं वहाँ संशोधन में पूछा जाता है। बताइए विष्णुधर किसके बाद लगाए, किसके बाद लगाए? नहीं सर, यहाँ इसके बाद, क्योंकि ये सर संदेह और ध्यान देंगे कि यहाँ लगाएंगे अरे अभय, क्योंकि बात यहाँ पर आश्चर्य वाली खत्म हो गई। अरे अभय ये चिन्ह है सर, ये जनरली बच्चे के साथ लगाते हैं। यहाँ भी एक गड़बड़ है, इसको सही करें, ये ठीक है सर। सर समझ पा रहे, संज्ञा के साथ अरे अभय तुम कहाँ हो, अरे अभय तुम कहाँ हो। हाँ यही वीडियो है सर, ये वीडियो देखेंगे टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। एक लगभग इसमें 50 से 70 वर्ड है और एक वीडियो लगभग 1300 बार देखा गया है, 1300 व्यू लेते हैं एक बार सर। और एक वीडियो इसका और से अपलोड कर लेते हैं। हाँ इसमें बढ़िया है। अब आप एक चीज मैं इसको इसलिए देखने के लिए कह रहे हैं, मतलब जैसे किताब में जो चीज लिखी रहती है कि हम लोग रख लेते हैं कि इस शब्द के यही अर्थ है। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम बताने की कोशिश किया है कि क्यों इसके ये अर्थ होते हैं। जैसे कि भगवान का मतलब ठाकुर होता है, आप आरती पढ़ते हैं तो ओम जय जगदीश है, फिर एक बार लाइन आती है ना तुम ठाकुर हो मेरे, आता है ना, यानी भगवान को भी ठाकुर कहा गया है, तो ठाकुर उसका पर्याय है। जैसे द्विज होता है, द्विज का मतलब होता है दोबारा से, जा का मतलब होता है जन्म। तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हो जाता है तो ये माना जाता है इसका दोबारा से जन्म हो चुका है। ठीक है सर। नाखून जैसे होता है हम कट कर लेते हैं, फिर से बार आता है, दोबारा से जन्म ले लेता है। देखो नाखून में चोट लग जाता है तो उसके बाद चोट नाखून खराब हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखिए नए नाखून फिर निकलने लगते हैं, तो नाखून को भी द्विज कहते हैं। हाँ सर 16 बिल्कुल सर। और पक्षी भी होती है, क्योंकि एक बार जो है अपनी अंडे से अंडा जन्म लेता है, फिर अंडे से जन्म लेता है तो दोबारा। ये सब चीजों को हमने यहाँ बढ़िया बताया। हाँ दांत भी होता है, एक बार दूध के दांत जमते हैं उसके बाद फिर सही बात है। तो इस तरीके से कारक खत्म हो गया है। एक बार रिपीट कर दें, सारे कारक खत्म हो गए। बढ़िया मेंटेन कर लेंगे नोट्स को। कारक का नाम क्या है? संबोधन। सर आपको हमने इतना हिंदी शुरू से पढ़ाया, आप बिलीव करिए शायद कोई टॉपिक बच रहा है, कोई कुछ बचेगा नहीं, हम सब पढ़ा डालेंगे। और लास्ट में फिर जो है आप लोग, हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग अच्छी से तैयारी करिए, खूब बेहतर तैयारी करिए। और ऑप्शनल में आजकल हिंदी साहित्य का ट्रेंड बहुत चल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर हिंदी साहित्य में मिल रहा है, ये आप बिलीव करें इस बात को। क्या करें? किताबें तो आजकल चलने लगी हैं, डिजिटल पब्लिकेशन की। हाँ ऑप्शनल की जल्दी मार्केट में किताबें नहीं आती हैं आजकल, वही कोचिंग वाले सीरीज बुकलेट बना करके देते हैं। समाज शास्त्र भी ऑप्शनल में अच्छा है, तो आप हिंदी साहित्य अगर ऑप्शनल में रखेंगे तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जो कम तैयारी करके कम समय में बेहतर किया जा सकता है हिंदी साहित्य। और जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड हर बार का अगर देखा जा रहा है ऑप्शनल कि किस सब्जेक्ट में बेहतर नंबर मिल रहे हैं, तो हिंदी साहित्य जिसका ऑप्शनल है उनको बहुत बेहतर नंबर मिल रहे हैं, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शनल का अच्छा है। इसके पीछे की सब बहुत कहानियां हैं, क्या बताया आपको बता रहे थे बाद में रीजनिंग कॉपी में कि जो हमारी सिविल की कॉपी चेक करते हैं वो जनरली लेफ्टिस्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो उनको ज्यादातर तो अंग्रेजी का रिजल्ट इसीलिए ज्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत ढेर सारे कारण है। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, छोटी बात कर रहा हूँ कि जिन लोग, जैसे आपको इंग्लिश में रुचि है तो आप जितना अच्छा इंग्लिश में आप पढ़ पाएंगे, जितना अच्छा इंग्लिश लिख पाएंगे, उतना हिंदी में आपकी रुचि नहीं होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। तो हिंदी साहित्य आप रख सकते हैं और हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। हम आपको ऑप्शनल में हिंदी साहित्य बहुत आराम से पढ़ाएंगे बगैर तनाव की, धूमधाम की। आगे देखिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की क्लास नहीं है, यहाँ पे हम पूरा सामान्य व्याकरण आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सामान्य व्याकरण। लगभग 90% कोर्स खत्म कर चुके हैं, जस्ट नया बैच। नया बैच का मतलब क्या है? जो हम रोज नया टॉपिक पढ़ाते हैं वही नया बैच है। कुछ सब पढ़ना है A to Z, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ा डालेंगे, कहीं कुछ बचेगा नहीं। एक बार बोले कारक का क्या नाम है? संबोधन। कारक की विभक्ति सर, इसीलिए ये बोलते हैं बात, अगर आप यूपी SSSC का एग्जाम हो रहा है और रीजनिंग में 45-46 मार दें, हिंदी में 45-46 मार दें, और जीएस में आप 20 प्लस स्कोरिंग करके आ जाइएगा, आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। और आप तरीका देखिए, अगर आपको नहीं भी जीएस आती है तो आप करंट खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। आप सोचो बस जीएस में हमको 22 क्वेश्चन बनाना है, 45 इधर, तो आपका 45 गुना 90 बहुत पर्याप्त। 150 में 110 प्लस 115 प्लस बहुत पर्याप्त है किसी एग्जाम के लिए। और जीएस में लगभग जनरली लोग जिनको जीएस नहीं आती वो 12 से 13 नंबर पे बोल्ड हो जाते हैं, 12-13 क्वेश्चन सही कर पाते हैं बस।
लेकिन 12 से बात बनेगी नहीं, बस उन्हीं को 22 बना लो बस किसी तरीके से। और उसका बहुत अच्छा तरीका, इसीलिए हम लोग का पेपर नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कैसे क्या करना है। अगर आप रीजनिंग में सोच के जाओ कि हमको 45 करना है और हिंदी में 45, अगर नौकरी है तो 45 दूना 90 होता है। भाई इनमें लाया भी जा सकता है, हिंदी में तो बहुत आराम से लाया जा सकता है। और रीजनिंग जीएस का एक आपका दायरा होना चाहिए 20 से 22। आप 25 तक मार रहे थे, मान के चलना कि 110% अलग से बहुत हो जाएगा, बै उतर आएगा, आवश्यकता से अधिक नंबर हो जाएगा। अब लोग कहते हैं इतना आसानी, आसान बहुत है क्योंकि उनको पता ही नहीं है समीकरण, पेपर देने चले गए मुंह उठा के, उनको पता नहीं कितना नंबर हमको लाना है। जैसे 22 नंबर लाना है जीएस में, तो ये थोड़ी से जैसे पूरी साल की करंट अफेयर्स वगैरह बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि आप सोचो कि 7-8 क्वेश्चन करंट के आए तो 5 हम बहुत तरीके से डिलीवर कर पाए। कुछ ऐसे सोच के जाइए कि मॉडर्न हिस्ट्री से 5-6 कर ले जाएंगे, साइंस से कर ले जाएंगे। अगर आप 20-22 कर लें तो जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के ढेर सारे पद हैं, अमीन वगैरह, तो ये सब चीज़ों में आप बढ़िया कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। और एक भी पेपर होता है समूहगामी, इंटरव्यू भी खत्म कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसे समझाते हैं कि आप लोग पढ़ें ताकि नौकरी लग जाए। टीचर के चक्कर में नहीं, आप अपना नौकरी के बारे में सोचिए क्या कौन चीज़ कर दें तो चमत्कार हो जाए और नौकरी हम लोगों को बहुत आसानी के साथ मिल जाए। अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, बहुत चिल्लाते हैं, आप उसमें जीएस रीजनिंग हिंदी का पेपर आता है। जो रीजनिंग आती है थोड़ा सा परेशान करती है, लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग बहुत आती है। तो 50 में हम 45 बोले तब भी आप 38 और 42 के बीच में अपनी स्कोरिंग रखिए। अगर कितनी भी कठिनाई 38 और 42 की और लाया जा सकता है, नो डाउट। हिंदी में तो आप कितना भी कुछ कठिन आ जाए, आप बहुत आराम से 47, 48, 45, 42, 43 मान के चलिए 44 प्लस क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। 40 के नीचे तो कहीं बट्टा ही नहीं लगना। आप मान लीजिए हमसे पढ़े हैं तो आप 40 के नीचे कितना भी कुछ कठिन आ जाए, और हम 40-40 बोल के बोलते हैं कि अगर 40-40 आपका आता है 2 में तो 40-40 80 हुआ, ठीक है, तो आपका जीएस का थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं चीज़ों को। मान लीजिए रीजनिंग में 40 तो हम बिल्कुल माफ़ी नहीं करते हैं, 45 हिंदी के लिए जरूर बोलते हैं। कितनी भी कठिन रीजनिंग आए 40 करो, और अगर आप यहाँ 40-40 लाएंगे तो जीएस में आपको 30 प्लस लाने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। सर कहना आसान है कि हम जीएस में 30 क्वेश्चन सही कर देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो चाह करके भी नहीं कर पाओगे। पढ़ा हुआ रहेगा आपके सामने से, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे किसके साथ जा रहे हैं। हम लोग जनरली कांग्रेस पढ़ के जाते हैं, वहीं पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान गाया गया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग जनरली कि यार कौने वाले में था, कौने वाले में कौन सी महिला सरोजिनी नायडू कहाँ के हैं, किस अधिवेशन के अध्यक्ष थी, तो वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो जीएस में चीज़ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग बाहर हो जाते हैं 10-5 नंबर से, जो भी लोग करते हैं। तो ये टारगेट बना के चले कि हम 45, 40 और 25 रीजनिंग और हिंदी को बहुत अच्छी करें, अगर यूपी ट्रिपल एससी में नौकरी लेना है तब। और अगर आपको यूपी टीसीएस वगैरह की तैयारी करना है, आरओ की, तो आप जीएस पर फोकस बनाए रखें। और उसके साथ साथ हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, संदीप बाबू से आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। 60 क्वेश्चन आता है और बहुत बढ़िया 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक टॉपिक से 5 से 6 टॉपिक दिए रहते हैं। प्री के टॉपिक अलग है, मेंस के अलग है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। तो ये हिंदी ऐसी है जो आपके आरओ में 4 चांद लगा देती है। अगर आपने जीएस तो गड़बड़ होना ही है, नो डाउट, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन हिंदी आप कर ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हिंदी आप अगर बढ़िया कर ले जाएंगे तो जीएस में जो कमियां हैं वो भरपाई कर देगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 3 से 4 महीना अगर मनोयोग से पढ़ा जाए तो खत्म किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को सर थोड़ा ध्यान दिया करें, घर में रहें। जैसे जो आपके सर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को आप पढ़िए, जैसे अस्थाना सर आपको पढ़ाते हैं, तो हम जनरली क्या होता है कि हम लोग नोट्स बनाए जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप उसको सोच रहे हैं यहाँ ग्रंथ बनाए गए हैं तो घर में ग्रंथ पढ़ें, क्योंकि हमें मालूम है इस बात को कि आप क्लास में उतने क्लास तक आपको चीज़ें याद रहती है, 2-3 दिन बाद जनरली आप भूल जाते हैं, और नोट्स का आप रिवीजन भी नहीं करते हैं, यही मैंने देखा है जनरली। और फिर आए कुछ दिन बाद वो इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रोज आप 1.5 घंटा 1 घंटा लगातार लिखते हैं, ऐसे 3 पेज थे तो सर कम न लिखवाते होंगे। तो आप बताइए एक दिन में 3 मैं मान ले रहा हूँ, 2 ही पेज मान ले रहा हूँ, 2 प्लस ही लिखवाते होंगे। अगर 2 ही पेज लिखवाते हैं तो 10 दिन में सर 20 पेज हुआ, 30 दिन में सर 60 पेज हुआ, यानी एक बुक बन गई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आपको बहुत चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि
हम लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा आप चेंज करें। जैसे हम गरीबी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो गरीबी को आप सिर्फ आपका फोकस गरीबी पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? गरीबी पर। आपको पढ़ाया गया होगा सचिन तेंदुलकर समिति जो भी है, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो गरीबी अगर पढ़ाया गया तो आप गरीबी को ही पढ़ें, अब पूरा गरीबी को A to Z पढ़ें। सर आपको पता है, आप अभी हंसेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में सिर्फ 12 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? इन्हीं 12 टॉपिक को पढ़ना होता है बच्चों। इसमें से 2 से 3 टॉपिक थोड़े बड़े बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे। अब 12वां टॉपिक बिना मतलब है, मतलब सही सही पूछो तो 11 ही टॉपिक है। 12वें टॉपिक में आधुनिक भारत के इतिहास की महान विभूतियां, यानी जितने व्यक्तित्व रहे हैं नेशनल मूवमेंट में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनके बारे में तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं, एक क्रांतिकारी संगठन था, उग्रवादी संगठन था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं, बस उसी का यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ना होता है। तो ये सब चीज हमारा उद्देश्य है। जैसे आपने इस 12 में से निकाल दिया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जनरली यही से लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक बनाते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। तो आप सिर्फ भारत में आधुनिक कंपनियों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ें। जब ये पढ़ लें तब आप दूसरे टॉपिक पे जाएं। सबका अपना अपना अलग मानना है, मेरा यही मानना है। और मित्र आप हमारी बात को बिल्कुल माना करें, क्योंकि इतना सोचा करो सर अपनी बड़ाई करते हैं। मैं बहुत अच्छे टीचर से पढ़ करके आया हूँ और बहुत अच्छी जगह से आया हूँ, तो इसलिए आप हमें जरूर फॉलो करिए। इस बात को हम आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो इंडिया के टॉप 10 टीचर हैं, क्योंकि जिनका अपना नाम लिखता है। आप समझिए जिनकी फीसें 40-40 हज़ार हैं, उनसे मैं पढ़ करके आया हूँ। तो अगर उनकी फीसें 40 हज़ार होंगी, जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या 40,000 फीस लेंगे तो घोर के पिला देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वालिटी तो है, तभी लोग 40,000 दे के पढ़े। क्या दुनिया मूर्ख है? और उससे एक पैसा कम भी नहीं करते, ना तो वहाँ सोच चलता है ना सिफारिश चलता है। अगर एक बार विधायक के मेले में पत्र लिख कर दे देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पढ़ाई में जाने कितने स्टूडेंट विधायक के मेले और DM, SDM, SP बने बैठे रहते हैं, तो इन सब बातों पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आधुनिक भारत के इतिहास की सिर्फ 25-25 हज़ार रुपया फीस है। आप समझिए, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की 12 टॉपिक की 25,000 रुपया फीस लेते हैं, वो भी प्री के लिए। मेंस का तो अलग है, मेंस का 40,000 रुपया लेते हैं। अगर आपका ऑप्शनल है तो 40,000 रुपया सर फीस है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा फॉलो करें, ऐसा हमारा मानना है। आपके सफलता के जो दिन है, मतलब जो मेहनत के दिन है, वो थोड़े से कम हो जाएंगे और बहुत बढ़िया होगा। इसी तरीके से पढ़ें और कभी बार नहीं लगेगी। जैसे हमने कहा आधुनिक भारत के इतिहास में 12 टॉपिक को पढ़ना है, तो तुम भी कह लो 12 टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक से शुरू कर दो, कोई टॉपिक उठा लो। जैसे इसमें 1857 का एक टॉपिक है और पूरा, अब जब 1857 पढ़ो ढंग से पढ़ो 1857, तो कितना टॉपिक बचेगा? 11। फिर एक उठा लो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, खत्म कर डालो, फिर कितना बचेगा? 9, 10। फिर ऐसे उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कितना बचा? 9। और एक महीने में बहुत आराम से 4 टॉपिक पढ़ सकते हो। इसीलिए आधुनिक भारत का इतिहास 3+ महीने में खत्म हो जाता है। टीचर कितना महीना पढ़ाए, लेकिन 3 महीने का होता है। लगभग 125 घंटे की क्लास होती है, 125 से 130। अगर इन 12वां नंबर का टॉपिक हटा दिया जाए तो लगभग 95 से 100 क्लास होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। और सबसे बड़ी हिस्ट्री यही है, अगर देखा जाए लेंदी है थोड़ा, तो ये मान के चलें आपको 125 घंटा अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाए तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, मनोयोग मतलब 125 घंटा। तो अगर हम एक टॉपिक को लेकर के चले ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और एक समय आप एक महीने में 4 टॉपिक पढ़े, हम कह रहे 3 ही तुम उठा लो, एक महीने में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ो। इनका शुरुआती दौर है, एक महीने में सिर्फ 3 टॉपिक। एक महीने में 3 भी नहीं पढ़ सकते तो ये मान के चलना है कि तुम सिलेक्शन के लिए नहीं बने हो। 30 दिन में अगर 10 दिन में एक टॉपिक पढ़ो ना, कितना समय दे रहा हूँ तुमको? 10 दिन में एक टॉपिक, 10 दिन में एक टॉपिक, रोज 1 घंटा करो, बहुत रहेगा। और बढ़िया मनोयोग से एक मार्केट की अच्छी किताब से 10 दिन में एक टॉपिक पढ़ो, तो एक महीने में 3 टॉपिक हुआ, 3 महीने में 9 टॉपिक हुआ। चलो 4 महीने में तुम खत्म कर लेना आधुनिक भारत का इतिहास। और बढ़िया 10 दिन में ना फैक्चुअल डाटा तुम केवल नहीं याद कर पाओगे कि किनको, एक बढ़िया स्टोरी बेस्ड हिस्ट्री, आप पूरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ 12 टॉपिक हैं, इनमें से बस 11वां टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, क्योंकि सारी मार काट लड़ाई झगड़ा सब वहीं पे है। अब बात में है भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी क्या हुआ। तो बहुत सिंपल है, आप चीजों को सिर्फ इस्तेमाल करें, बहुत आसान है सब पढ़ाई। आज से इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, वो मैक्सिमम 80 घंटे की क्लास है, 1-1 घंटे की क्लास होगी तब।
और हमारा यही मानना होता है कि समय नए लोगों को बता रहे हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ में, जो नए अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अपनी जिंदगी को सर प्रयोगशाला ना बनाओ। और कितना आसान प्रक्रिया, आप हमें फॉलो करें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे गुरुओं की आवाज है और इसको मैंने प्रयोग भी किया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। केवल 1 महीने में 3 टॉपिक, कह दो 3 से ज्यादा हम पढ़ते नहीं, और खूब बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया हाईलाइटर रखिए, 2-3 टिक मार्केट की 100% पुस्तक रखिए और बहुत अच्छे से खूब पढ़िए, उसी आगे बढ़ना ही नहीं। 1857 पढ़िए, शाम को जो सुबह पढ़ शाम को पढ़ो, सुबह वही बात खुद से बोलने की कोशिश करिए कि हमने पढ़ा है कि ये बात, तो क्या ये बात मैं बिना देखे बोल पा रहा हूँ। खुद से सुबह जैसे घर में टहल रहे हो, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी का मालूम आप कमरा बंद किए, ऐसे आप पढ़े हैं कांग्रेस, तो अपने बारे में से सोचते रहो। समझो आप टहल भी रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और 1 घंटा अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपको बम्बाना चिल्लाना कुछ नहीं। रात में आप जो पढ़ो खुद ही वही रात में जो पढ़े हो ना, उसी को सुबह मेमोराइज करना है। और सुबह अगर आपका मेमोराइज हो गया तो ये मान के चलिए जिंदगी भर के लिए मेमोराइज हो गया, आपको खुद ही अपनी कमी लग जाएगी। जैसे आपने पढ़ा कांग्रेस का कलकत्ता एडमिशन 1906, अब अपने आप से सोचो, जैसे भूल गए तो ये बात माइंड में पिन कर लो कि ये बात हमारे माइंड से फिसल चुकी है। आप दूसरी बार कार्रवाई करें, जो चीज़ें आपके दिमाग से उस समय सुबह नहीं आ रही थी उसको फिर से देखें। 10 दिन प्रक्रिया मिलाएं, शाम को पढ़ना, सुबह टहलते टहलते यही सब करना। जैसे 1857 पढ़े हो तो अपना छत पे टहल लो, टहलते रहिए ऐसे और अपने मन में खुद से बोलते रहिए, चिल्लाना नहीं है, किसी को दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब वो बातें मेमोराइज करो कि कल रात में हमने ये रखा था 1857, अच्छा पहली भूमिका है, फिर इसका कारण है, अच्छा फिर जैसे हमने कहा 1857 में भूमिका क्या है, तो आप भूमिका को अपने मुंह से बोलने की कोशिश करें कि जैसे मैं भूमिका लिखूंगा 1857 की, तो कैसे बताऊंगा कि 1857 क्या है। फिर 1857 के कारण क्या है, तो वो पढ़ेंगे कारण। फिर 1857 की फिर जैसे कारण है तो कारण को अपने मन से बोलो, 5-6 कारण बताओ कि ये कारण है बिना देखे। फिर जैसे स्वरूप आ रहा है तो आप स्वरूप के बारे में बोलो, अच्छा इसका 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज। तो इस तरीके से पढ़ा करें तो ज्यादा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। जो शुरुआती लोग हैं उनको तो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, जिनके पास टाइम कम है वो तो इतना कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो अभी स्टार्ट किए हैं वो भी कर सकते हैं। अगर लगातार सफल हो रहे हैं तो ये मान के चले कि 1.5 साल इसी तरीके से करना है, और 1.5 साल में तक बहुत शानदार हो जाएगा। जीएस के मूल सब्जेक्ट अगर देखे जाए तो 5 ही हैं जब आपको यूपीएससी नहीं देना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। और साइंस में आप थोड़ा बार पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, 2 से 3 ज्यादा। तो बहुत इन सब चीजों को करके बहुत आसान तरीके से लाया जा सकता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत नाम मात्र की है, इतनी है वर्ल्ड हिस्ट्री, सब दुनिया भर की क्रांति आपको पढ़नी है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे। जैसे अभी क्लास में रिवाइज करा रहे थे, देखो अभी आपको याद रहेगा, तो ऐसे ही पढ़ने का एक बेहतर तरीका अपनाएं। तो आपसे पूछेंगे जरा बताएंगे बात, अब कुछ ये ना डेट अपना तरीका चेंज कर दो, बात कर जाए झड़ जाने दो यार, अधिकारी तो बन जाएंगे। देखिए होता क्या है कि हमारी बात याद करो कि व्हाइट बोर्ड में ऊपर क्या लिखे, अगर याद कर रहे हो कि कब हो रहा तो भूल जाओ, ऊपर क्या लिखे तो याद रखो। तुम अगर गलत भी करे रहोगे ना तो हमारी याद आएगी तुमको पेपर में, अच्छा वो व्हाइट बोर्ड में ऊपर क्या लिखे, और नीचे वाला याद आ रहा है देखो, ऊपर क्या लिखे थे। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा समझिए। टीचर, हम किसी टीचर की बुराई नहीं करते, हम क्यों यार बुराई करेंगे किसी टीचर की, हमको हमारी क्या औकात है। हम सिर्फ आपको बताते हैं, आपके हित की बात करते हैं कि आप कैसे। टीचर का मतलब क्या है, टीचर को पैसा चाहिए बाबू, वो अपना पढ़ेगा पढ़ाएगा, अपनी तैयारी करेगा, मस्ती कराएगा, यही काम है। वो भी कोई अपराध थोड़ी ना कर रहा है, सही है काम कर रहा है, कौन अपराध कर रहा है। जैसे ऊपर क्या लिखे थे 23 जुलाई 1906, आपको याद रहेगा। नीचे इसके नीचे 27 फरवरी, अब देखो सब बात याद रहेगा, आप खुद से उठ के छाप दोगे अगर जरूरत पड़ेगी। अब क्या लिख रहे थे, कुछ को मालूम नहीं, अरे बताओ। मस्जिद का जो मेल था, मेल जो था क्या नाम था, पंडित सीताराम। सर ऐसे ही पढ़ाया जाता है और ऐसे ही पढ़ा जाता है। मेहरारू जो ले के काम हो रहा है, अब कह रहे हैं कैसे बोला थे कि बोला साउंड नहीं, अरे दोनों साउंड ठीक है, हमारे आंसर आने चाहिए। जगरानी माता जी का नाम था, एक थी स्टेट के नाम लिखे, एक थी जिला के नाम लिखे। अब याद आ रहा है, एमपी के नीचे का लिखे रहे, एमपी के नीचे, एमपी के नीचे, एमपी कौन जिला लास्ट होता है, अलीगढ़।
कौन जिला? कौन जिला? अब देखो पूरा अब कौन जिला होता है? अलीराज। बात समझ में आई? उन्नाव का बदरकापुर एक गांव है, क्या है जानते हो? बदरकापुर। बदरकापुर ये अभी बताए ना, कल आज नहीं बताया था सुबह, ये अभी बताया। अच्छा बदरकापुर बता, हाँ ठीक। अब देखो कुछ आपको सब बताओ, देखो 16 साल याद कर लो। कितना साल? 16 साल। कहाँ का रहा? काशी। कहाँ का रहा? बस ऐसे ये वैसे का परिणाम से रास्ता चलते ऐसे ऐसे कमरा घूम घूम के परिणाम हमको याद रहता है सारी बातों। लोग बात अभी सर एक जगह पढ़ाने गए हैं, एक लड़की उसकी बहन 2019 में IAS बनी है, तो हमसे कह रही थी सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा हम उनसे मिलना चाहते हैं। देखिएगा वही पूछ रहे सर आपको याद कैसे रहता है, तो उनको पता नहीं हम बहुत तकलीफबाज आदमी हैं। अब देखिएगा कहाँ गए थे? काशी। क्या करेगा रहे? अबे कुछ ना बताओ क्या बात चलता है, ये कुछ ना बताओ के बारे में। बाद में कहानी खत्म हुई तो ये अच्छा इनके बारे में। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे यदि दुकान अंग्रेजी के कुछ वर्ड लिखे रहे हो भाई, क्या लिखे रहे? सर हम अपराध तो नहीं कर रहे कोई, तो अभी खत्म हो गया क्या? तो अभी कहाँ शुरू करें? HS वो अपराध तो नहीं कर रहे हैं। अब तो पूरी TSC में बैठा डालेंगे। अब देखिएगा तीन चार कांड बताए रहे हैं। एक कांड का बताया है, देखो तुम लोग कितना अच्छे हो जाते हो पढ़ने में, बाद में गाली दोगे। पूरे कांड कराए रहे हैं, और कौन कांड कराए रहे हैं? सांडर्स कांड कराए रहे हैं, और यह कांड कराए रहे हैं। देखिए पूरा स्टोरी याद हो जाएगा। सेंट्रल असेंबली बम कांड, ठीक है भैया। अब देखिएगा जरा, ये बहुत आसान है, भगा दिए लोग। अब देखिएगा ओके बाद एक लिखे नहीं, कभी हाथ नहीं है, के नहीं है, तुमको पता है कहा हमारे भाभी के हाथ नहीं, कभी हाथ नहीं आए, भाभी की भी नहीं आए होगी तो सत्य कहाँ होगी। कभी हाथ नहीं आए। अब सुनिएगा एक शब्द लिखे थे मुठभेड़, क्या लिखे थे? के साथ करत रहे अंग्रेजी सिपाही, ब्रिटिश सिपाही कुछ। अब बहुत सिंपल देखो, तुमको सब याद हो जाए। ओह माय गॉड, अगर हम आपको पढ़ाएंगे सब याद। देखिए अगला देखिए, अब शायद ऊपर होगे लेकिन ऊपर नहीं। हाथ नहीं आए, खुदा को ठोक लिए थे, स्वयं को ठोक। पेपर में स्वयं को ठोक नहीं लिखना है, स्वयं को ठोक, स्वयं को ठोक। स्वयं को क्या कर लिए थे? कहाँ ठोके थे? कहाँ ठोके थे? कहाँ ठोके थे? प्रयागराज में। कहाँ? अब समझ गए होंगे हम किसके बारे में बता रहे हैं, स्वयं को ठोकने वाले प्रयागराज। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो पूरा डाटा हर बार सर एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में से आएगा कि निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध गोरखपुर से? गोरख के निम्न में से किस क्रांतिकारी को का संबंध शाहजहांपुर से? निम्न में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी दी गई? निम्न में से किस क्रांतिकारी को गोंडा में फांसी दी गई? हर बार लेखपाल में जो आया था चोरी चोरा था, एक क्वेश्चन फिक्स है। अब देखो पूछो कितना आसान पढ़ाई है। देखो ऊपर कौन सा डेट तुम लोग बता दी दूसरी क्लास में, ऊपर कौन सा डेट लिखा है? 23 जुलाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई। नीचे का लिख रहे हैं 27 फरवरी 1931। देखो ऊपर 23, नीचे 27, ऊपर 23, नीचे 27। 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931। ऐसे मॉर्निंग वॉक नहीं बोलने का है। 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931। पंडित सीताराम तिवारी ना लगाओ, तिवारी बाद में लगा जाए। पंडित सीताराम। मेहरारू का नाम मतलब उनकी मम्मी का नाम लिखे रहे। यति अंग्रेजी में लेटर लिखे रहे, यति असारे। अब देखिए पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, सुनिएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में होता है। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी या पंडित सीताराम और इनके माता का नाम जगरानी था। कहा जाता है कि मूलतः उन्नाव के बदरकापुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उन्नाव के बदरकापुर के निवासी थे और 16 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे थे। ये संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? काशी गए थे। कहाँ गए थे? काशी गए थे। और इन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और काकोरी कांड, सांडर्स हत्याकांड और नेशनल असेंबली बम कांड में सक्रिय भूमिका में थे।
बात समझ पा रहे हैं? ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और अंततः इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सैनिकों के साथ जंग करते हुए, मुठभेड़ करते हुए स्वयं की गोली से अपने आप को मार लिए थे, यानी स्वयं शहीद हो गए थे। बात समझ में? क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, निम्न में से किस क्रांतिकारी को अल्फ्रेड पार्क में किस क्रांतिकारी की अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु हुई थी? तो ये सब चीजें बहुत आसान है, आपको हम याद, देखो ऐसे याद किया जाता है। पहले स्टेट कौन याद कराए? एमपी। स्टेट बोलो। एमपी के जिला, एमपी के जिला। स्टेट बताओ। बाप का नाम सीताराम, आगे पंडित लगा दो बस, पंडित सीताराम। माता का नाम, माता का नाम। ऊपर डेट 23 जुलाई, 23 जुलाई, 27 फरवरी, 23 जुलाई 1904, 23 जुलाई 1904, 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी, 27 फरवरी और 23 जुलाई। बाप के नाम, बाप के नाम, महतारी के नाम, स्टेट के नाम, जिला के नाम, जिला के नाम, स्टेट के नाम, मूलता कहाँ के, नाम कहाँ, बदरका, 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 बदरका। कौने की संगठन की स्थापना की थी? HSR, बोलिएगा HS, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ कहाँ फुलपेज करे रहे? काकोरी कांड, लाहौर सैंडर्स हत्याकांड, नेशनल बोलेगा असेंबली बम कांड, बोलेगा असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड। बोलो बाबू, सेंट्रल असेंबली बम कांड। समझ में सर? क्लियर हुआ? कौन कौन कांड में रहे? काकोरी कांड, काकोरी कांड। कौन कांड में? कौन कांड में? और कौन कांड में? अब ऐसे याद करा, सैंडर्सवा के मारे में रहे, काकोरी में रहे, बम फेंके में रहे। समझ पा रहे हैं? और स्वयं की गोली से ठोक लिए थे अपने आप को। कहाँ ठोके थे? इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क। कोई कुछ भी आ जाए बता देंगे। अब देखो जितना कुछ पूछा बता दें। अब पता है काकोरी जब ट्रेन कांड हुआ था तो अशफाक उल्लाह खां वासी हसरत ने रेल ड्राइवर के कनपटिया पे मुआवजा रख दी थी और ट्रेनिया को अपने कब्जे में ले ली थी। ऐसे ऐसे लोग थे, बताइए। बताएंगे उनके बारे में भी सारी कहानियां। रोज एक एक चलेगा ना, आपको तो बोल ही रही है रीजनिंग क्लास में, रोज एक क्रांतिकारी बताएंगे, एक सीरीज जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, रोज एक पिक्चर के लिए। बात समझ में आई सर? एक बार बताओ, इनका जन्म कब हुआ था? दीवार खाना खाए बाद मुंह धो लेते, फिर 23 जुलाई 1904। आज ये कल्याण मान जाना हमारा कहना, खाना खाना मुंह धुलना 23 जुलाई 1904। कुछ लाभ तो नहीं है, ठीक है? रात में खाया तो 27 फरवरी 1937। बस कितना सिंपल है। बाप के नाम सीताराम, महतारी के नाम, स्टेट के नाम MP, जिला के नाम अलीराजपुर, मूलता पढ़ाई कहाँ करे? काशी। कहाँ पढ़े? भूगोल। कई साल की उम्र में भाग लिया? कई साल के? कई साल के? कौन पार्टी के संस्थापक रहे? और कहाँ कहाँ दौड़ रहे, भाग रहे? वहाँ कहाँ भाग लिए थे? काकोरी में, सैंडर्स मारे में, बम दगावे में। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? सर समझ पा रहे ना? बस बहुत सिंपल बात है यार, सब याद रहेगा तुमको। अब कभी भी आ जाए तुम हमेशा बता दो। इलाहाबाद का कौन सा पार्क था? कौन सा पार्क था? तो अब ज्यादा मतलब बताना नहीं चाहते हैं, आज चलिए कर रखेंगे। अब आज एक महापुरुष के बारे में तुमको बता दिया। तुम अब खुद 23 जुलाई 1904, 27 फरवरी 1931 मध्य प्रदेश में जिला नाव अलीराजपुर रहे वाले उन्नाव के बजरकापुर के हैं। संस्कृत पढ़े बड़े काशी का हैं। 16 साल की उम्र के हैं तो मारू चले कूदे लागे हैं। HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड में सम्मिलित थे, नेशनल सेंट्रल असेंबली बम कांड में सम्मिलित थे, सैंडर्स हत्याकांड में सम्मिलित थे। कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मुठभेड़ करते हुए लास्ट की बची गोली, स्वयं की गोली से अपने आप को मार लिए और सदा सर्वदा के लिए शहीद हो गए। ये किसने कहा था कि हमारी फांसी नहीं हो रही? क्या कहा था? एक कथन बोल रहा हूं सर, ये किस? हाँ, राजेंद्र नाथ लहरी। ये बांग्लादेश के पाबना जिले के थे। कहाँ के है ना? पाबना सुने हैं ना? बांग्लादेश के पाबना जिले में। क्या बोले थे? मैं मरने नहीं जा रहा हूँ,
मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं देश की स्वतंत्रता के ये लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। बहुत शानदार। राजेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा था जब उनको फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी जानते हो? गोंडा जिले में। कहाँ दी गई थी? जब उनको फांसी दी गई तो हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, इस देश की स्वतंत्रता के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। कई बार यूपी ट्रिपल एसटी में सवाल पूछा गया है इसका कथन, जैसे ये कई बार पूछा जा चुका है। एक टॉपिक आपको पढ़ाया ही जाएगा प्रसिद्ध महापुरुषों के वाक्य, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना आवाज में खाते। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी पंडित थे। बात समझ पा रहे हैं? ये कहाँ के थे? शाहजहां। और शाहजहां से अशफाक उल्लाह खां, दोनों लोग, अशफाक उल्लाह खां, हाफिज हसरत, ये भी साथ। अब रोज रोज एक ही बताएंगे, अब ज्यादा नहीं डाइवर्ट हो जाओगे। पहले आप 27 फरवरी 1931, उल्टा बोलेंगे 27 फरवरी, पहले मार्च डाइन। 27 फरवरी जन्म, 23 जुलाई बात के नाम, माँ तारीख नाम, कौन पार्टी बना रहे हैं? HS और कौन कौन पार्टी पूजत रहे? समझ पा रहे हैं? कौन स्टेट में पैदा हुआ? कौन जिला में? पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? उमरिया। 16 साल कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? संस्कृत। कौन विषय पढ़ाई कर रहे हैं? तिवारी जी ना। कौन विषय पढ़ने गए थे? संस्कृत। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। अंग्रेजों के हाथ कभी आए थे? कहाँ मरे थे? अल्फ्रेड पार्क में स्वयं से आजाद, इसीलिए इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आज यहीं तक। थैंक यू। अब ये सीरीज चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। जब कहोगे सीरीज बंद कर देंगे। बाबू उसको लॉक कर दी, सेव कर लीजिएगा, फिर हम बात